पढ़ेंगे सीमाओं से लगने वाले यानी भारत की सीमाओं से लगने वाले हमारे राष्ट्र, पड़ोसी राष्ट्र जिसे हम कह सकते हैं और उनके साथ भारत के राजनैतिक एवं सैनिक संबंध। ठीक है? मित्रों ये जो हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ाएँगे। इसको आप लोग बहुत गहराई से बहुत ये मत समझिएगा कि ये चीज़ें छूट गई हैं, ऐसे छूट गई हैं। ये मात्र हम आपको इंटरमीडिएट कोर्स सिलेबस के आधार पर आपको हम सामान्य जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है? चलिए। देखिए सीमाओं से लगने वाले जो भारत के राष्ट्र हैं आप सब लोग जानते हैं भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इधर जो है बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, उधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्मा है, पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है? चलिए, भारत की सीमाओं से लगने वाले राष्ट्रों में जो प्रमुख हैं, वो हैं पाकिस्तान, चीन, ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा समुद्री सीमाओं में प्रमुख हैं श्रीलंका और मालदीव। इनमें प्रमुख देश जो हैं वो चीन और पाकिस्तान हैं, जिससे खास करके हमारे राजनैतिक संबंधों और खास करके राजनैतिक सैनिक हर प्रकार के जो है थोड़ा सा विरोधी संबंध टाइप के हैं, ठीक है, जिनसे हमारी सीमाएं और उनसे विवाद और संबंध के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम इन इन सबके साथ प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक के संबंधों एवं आने वाले उतार चढ़ावों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए पहले नंबर पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है आप सबको मालूम है भारत को विभाजित करके पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश वर्तमान का ये पूर्व भारत के ही भाग हैं। भाई शुरुआत में बांग्लादेश भी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 के युद्ध में उसको टूट कर अलग हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में आपस में ही एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर आपस में ही एक दूसरे पर अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। भाई अपने को छोटा और अपने को बड़ा समझना और दूसरे को सत्ता के लिए जो है क्या बोलते हैं कि ये सत्ता पे अधिकार, सत्ता चलाने लायक नहीं है, सत्ता के लिए अयोग्य समझना, यही सारी चीज़ें उसमें। हालांकि इसमें हम बाद में जो है जब बांग्लादेश का युद्ध पढ़ने लगेंगे तो उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे 1971 के युद्ध में कि बांग्लादेश का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या उनके बीच में प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या कठिनाइयाँ थी, पाकिस्तान बांग्लादेश से क्या अपेक्षाएं रखता था, बांग्लादेश कहाँ पर खरा उतरता था, उसके साथ किस प्रकार भेदभाव किया जाता था, सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए पाकिस्तान भारत का ही एक भाग जो आज़ादी के बाद अलग राष्ट्र बना, अर्थात अलगाव के साथ भारत और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी मिली। ठीक है, ये भारत का जन्मजात शत्रु है पाकिस्तान, जो कि आज़ादी के तुरंत मात्र 1.5 महीने बाद ही जो है इसने भारत पर आक्रमण कर दिया। भाई आज़ादी मिली भारत को किस समय? 15 अगस्त 1947। लगभग जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर 20 अक्टूबर से इसने कबायली आक्रमण को प्रारंभ करवा दिया। अब कबायली आक्रमण क्या था मित्रों? नाम भले कबायली आक्रमण का था, लेकिन कबायली के बेस में, कबायलियों में मिले जुले भी थे, कबायली के बेस में भी थे, ये पाकिस्तान के सैनिक थे। ठीक है, भाई पाकिस्तान का बंटवारा भारत पाकिस्तान द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ। भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर दोनों के बीच में इस प्रकार बंटवारा होना था कि एक हिंदू राष्ट्र बनेगा जो भारत होगा और एक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा जो पाकिस्तान होगा, अर्थात हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये दुर्भाग्य था कि यहाँ पर हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इन लोगों ने मुस्लिमों को यहाँ पर क्या बोलते हैं उनकी इच्छाओं के आधार पर उनको जो है रुके रहने का, सुरक्षा का वचन देकर भारत को हिंदू राष्ट्र न घोषित करके उसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। ठीक है, जबकि पाकिस्तान जो है सीधे मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक कंट्री ही बना रहा। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर बंटवारा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत का जन्म हुआ। सांप्रदायिकता युक्त दंगे भरे माहौल में विभाजन हुआ। सांप्रदायिकता का मतलब होता है मित्रों हिंदू मुस्लिम दंगे। ठीक है, दंगे के बीच में विभाजन हुआ, दंगे के बीच में आज़ादी मिली। विभाजन का में बहुत सा विवाद रहा, लेकिन प्रमुख विवादित रियासतें जो थी हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर को देखने को मिली। दोनों के बीच संबंध कश्मीर विवाद पर अस्थायी है, जो आज भी बना हुआ है। मित्रों यहाँ पर जब रियासतों का बंटवारा हो रहा था, कौन भारत में रहेगा कौन, उस समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी। हालांकि रियासतों में थोड़ा बहुत लगभग हम कह रहे हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जब
माउंटबेटन ने जब रियासतों के सम्मेलन में उन्होंने सीधे कहा था कि जो रियासतें जिधर चाहें उधर मिल जाएं, चाहे भारत में मिल जाएं चाहे पाकिस्तान में मिल जाएं, और जो रियासतें अगर चाहती हैं कि हम स्वतंत्र रहें तो वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। तो समय जिन रियासतों में अधिकतम हिंदू जनता थी वो भारत में मिल गई, जिसमें मुस्लिम जनता थी वो पाकिस्तान में मिल गए। ठीक है, कुछ ऐसी रियासतें थीं जो कि विवादित थीं, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। अब यहाँ पर कश्मीर के राजा जो थे वो तो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। हैदराबाद भी अपना ठीक से निर्णय नहीं दे पा रहा था, ये भी कुछ समय तक अपना स्वतंत्र था, लेकिन पाकिस्तान को धीरे सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी सेना में भर्ती कर दिया था। जूनागढ़ की कंडीशन थोड़ा सा कुछ विचित्र थी। अब यहाँ हैदराबाद और जूनागढ़ की स्थिति थोड़ा सा समान थी, इसलिए समान थी कि यहाँ के जो शासक थे, राजा थे, वो मुस्लिम थे, जबकि वहाँ के क्षेत्र की अधिकांश जनता जो थी वो हिंदू थी। अब शासक अगर चाहे कि हम पाकिस्तान में मिला दें तो हिंदू जनता के अंदर विरोध आ जाता है। ठीक है, अब शासक ये कभी नहीं चाहेगा कि हम हिंदू होकर मुस्लिम ये हिंदू राष्ट्र में विलय करें। तो यहाँ हैदराबाद की स्थिति तो अस्पष्ट थी, लेकिन जो है बाद में यहाँ की जनता ने धीरे धीरे जब इसने पाकिस्तानी सैनिकों को अपने देश में भर्ती करना शुरू किया तो यहाँ की जनता में विद्रोह हुआ, जिसके कारण अंत में इसको मिला लिया गया। कोई इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जूनागढ़ की स्थिति भी थी। जूनागढ़ ने अपने को पाकिस्तान में विलय, जूनागढ़ के जो नवाब थे वे अपने राष्ट्र को, अपने रियासत को पाकिस्तान में विलय की घोषणा की थी, लेकिन वहाँ की हिंदू जनता को मंजूर नहीं था, फलतः उसने विद्रोह कर दिया। और अंत में उसको भी जो है जनमत संग्रह के द्वारा, वहाँ भी जनमत संग्रह बाद में हैदराबाद में भी कराया गया था, इसके द्वारा भारत में विलय कर लिया गया, हल्की फुल्की सैनिक कार्यवाही के द्वारा। लेकिन कश्मीर की स्थिति जो थी वो अस्थायी, यानी एक प्रकार से वो विवाद जो था अस्थायी बना हुआ था, बना हुआ है आज भी। ठीक है, उस समय कश्मीर के महाराजा जो थे वो, अब देखिए कश्मीर की स्थिति क्या थी। कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू थे, जबकि कश्मीर की लगभग 70% जनता जो थी वो मुस्लिम थी। तो ऐसी स्थिति में कश्मीर के राजा जो थे उन्होंने कहा कि हम आज़ाद रहेंगे, जबकि उनको इस बात को मालूम होना चाहिए था उस समय कि हम पाकिस्तान के बगल में रहकर एक मुस्लिम भरी जनसंख्या को साथ लेकर हम आज़ाद रहने का सपना हम नहीं देख सकते। लेकिन उन्होंने वही गलती की थी, उन्होंने कहा हम आज़ाद रहेंगे। ठीक है, और कश्मीर की स्थिति आप देख लीजिए, भौगोलिक स्थिति, भारत से कश्मीर जाने की स्थिति तो दुर्गम है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर आने की स्थिति सुगम है। ठीक है, यानी पाकिस्तान से होकर आराम से कश्मीर आया जा सकता है, जबकि भारत से होकर जाने का मार्ग या तो फिर दर्रों के रास्ते है या फिर पहाड़ी रास्ता है। ठीक है, चलिए, जैसे ही जो है महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्रता की घोषणा की कि हम आज़ाद रहेंगे, वैसे ही 1.5 महीने बाद, लगभग अक्टूबर के महीने में, पाकिस्तान ने कश्मीर को लेने के लिए कबायलियों का आक्रमण शुरुआत करवा दिया, या यूँ कहिए कि खुद ही जो है कबायलियों के रूप में आक्रमण शुरू हो गया। ठीक है, और आज भी जो है उसी कश्मीर को प्राप्त करने के लिए ये जो है 4 युद्ध भारत से लड़ चुका है, 4 बार संघर्ष कर चुका है। हालांकि 71 का संघर्ष बांग्लादेश को लेकर हुआ था, लेकिन युद्ध कश्मीर में भी हुआ था, यानी पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश में भी युद्ध हुआ था, उधर पश्चिमी मोर्चे पर कश्मीर में भी युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्तमान समय तक 4 प्रत्यक्ष युद्ध हो चुका है, किसके लिए? इसी कश्मीर को प्राप्त करने के लिए। 1947, 48, 1965, 1971, 1999। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे प्रत्यक्ष जो आक्रमण था वो 47, 48 का था। 1965 का आक्रमण जो था वो थोड़ा सा कुछ राजनीतिक, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसमें चाल वगैरह, जैसे कहते हैं ना, अंदर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। वहाँ जाकर इनका विचार था कि घुसपैठ करके कश्मीर में हम तोड़ फोड़ की कार्यवाही करेंगे और वहाँ पर आगजनी करेंगे, या और वहाँ की मुस्लिम जनता को अपने साथ लेकर उसको एक भारी मात्रा में आंदोलन का रूप देंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भारत इतना अत्याचार कर रहा है मुस्लिमों पर कश्मीर के, कि वहाँ की जनता विद्रोह कर रही है। ठीक है, 1965 में ऐसा पाकिस्तान का विचार था, उसने वैसा किया भी, लेकिन जो है भारी मात्रा में कश्मीरी मुस्लिमों ने उसका कोई साथ नहीं दिया, अंत में जो है उसको मुँह की खानी पड़ी लड़ाई के बाद भी। 1971 का जो युद्ध था वो बांग्लादेश को लेकर था। बांग्लादेश वही पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था, जो पाकिस्तान का ही एक भाग था। अब भाई देखिए,
पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में। पश्चिमी पाकिस्तान की जनता जो थी वहाँ पर सिंधी और पंजाबी मुसलमान थे जो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते थे, और जबकि बांग्लादेश जो था वहाँ पर बंगाली मुसलमान थे। तो बंगाली मुसलमानों को ये पंजाबी और सिंधी मुसलमान अपने से छोटा मानते थे, उनको सत्ता के अयोग्य समझते थे। बंगाली ये यहाँ तक कि बंगाली मुसलमानों को जो है सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। वहाँ के नौजवानों को सरकारी नौकरियों से भी अधिकार प्राप्त नहीं था। वहाँ की जो है जितना भी वहाँ की राष्ट्रीय आय होती थी उसका जो है अधिकांश भाग पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान वाले हड़प कर जाते थे, और बाकी थोड़ा सा हिस्सा वहाँ के विकास कार्यों में लगाते थे। जो इसी प्रकार जो बाहर से सहायता मिलती थी उसका भी नाम मात्र का हिस्सा लगाते थे, जिसको लेकर जो है वहाँ की जनता क्या बोलते हैं, पूर्वी पाकिस्तान की जनता में एक प्रकार से घृणा और विद्रोह की भावना जागृत हो गई, जो कि 1971 में जो है स्पष्ट रूप से कि शेख मुजीबुर रहमान को बहुमत मिलने के बावजूद भी उनको सत्ता सौंपना पश्चिमी पाकिस्तान को गंवारा नहीं था। इसीलिए विद्रोह हुआ। विद्रोह में पश्चिमी पाकिस्तानियों का विचार था कि वहाँ जाकर इतना नरसंहार करवा दिया जाए कि वहाँ की जनता खुद ही विद्रोह से तौबा कर ले। लेकिन नरसंहार तो हुआ, बहुत हुआ, काफ़ी हुआ मित्रों, लेकिन उस नरसंहार को संपूर्ण विश्व ने देखा। किसी की भी हिम्मत नहीं थी, ना ही किसी ने बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। सब ने उनका आंतरिक मामला कहकर उसको जो है टरका दिया। लेकिन भारत में जब वहाँ से जब क्या बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान में जब असंख्य जनता नरसंहार होता रहा, महिलाओं के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार, बलात्कार होता रहा, तो वहाँ की जनता भाग भाग कर भारत के क्षेत्र लगे हुए भारत के क्षेत्रों में यानी भारत की सीमाओं में शरण लेना शुरू कर दिए, जिससे भारत पर शरणार्थियों का दबाव बढ़ा। तो भारत को मजबूर होकर सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। वही युद्ध जो है 1971 के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश में भी युद्ध हुआ, उधर पाकिस्तान की ओर भी युद्ध, यानी पूर्वी मोर्चे पर भी संघर्ष हुआ और पश्चिमी मोर्चे पर भी हुआ। और इसी युद्ध में नौसैनिक संघर्ष, नौसेना का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान था। उस समय हमारे पास विमान वाहक वो विक्रांत, जिसने इस युद्ध में अभूतपूर्व कौशल का प्रदर्शन किया। ठीक है, चलिए। उसके बाद 99 का युद्ध कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध जो कि एक प्रकार से घुसपैठ युद्ध का था। घुसपैठ युद्ध जिसमें भारत में ऊपर कारगिल क्षेत्र में जो हमारी चोटियां थी वहाँ पर जो हमारे सैनिक, जब ठंडी बढ़ने के बाद हमारे सैनिक नीचे चले आते थे, तो वहाँ पर कारगिल में जो है आतंकवादियों ने घुसकर पाकिस्तान को, तो उन्होंने भारत के बंकरों में जाकर वहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो उन्हीं बंकरों से अपने चौकियों को खाली कराने के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। मित्रों, यहाँ पर जो है 1971 का युद्ध जो है पाकिस्तान का संभवतः प्रत्यक्ष युद्ध में अंतिम युद्ध था। इसी में यह समझ गया था कि हम भारत से जो है लड़कर तो कश्मीर नहीं प्राप्त कर सकते, इसको प्राप्त करने का हमको दूसरा रास्ता ही अख्तियार करना पड़ेगा। उसी के बाद इसने अप्रत्यक्ष युद्ध, न्यून तीव्रता संघर्ष, ठीक है, तो ये उसने प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों को इसने कश्मीर में, यहाँ तक कि संपूर्ण भारत में प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया। यानी 71 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को भरोसा हो गया कि हम लड़कर भारत से जीत नहीं सकते, और जब जीतेंगे नहीं तो कश्मीर को अपना बना नहीं सकते। इसीलिए उसने जो है उसी के बाद न्यून तीव्रता युद्ध का सहारा लिया, जिसके अंतर्गत आतंकवादी घटनाओं को, आतंकवादी कार्यवाहियों को प्रोत्साहन दिया। और वही आतंकवादी कार्यवाहियों की ही देन थी 1999 का कारगिल संघर्ष। ठीक है, चलिए। अब पाकिस्तान और भारत के बीच में यह प्रत्यक्ष युद्ध, न्यून तीव्रता संघर्ष, ये और ये जिसे हम लोग छद्म युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, ये आज भी चल रहा है। आज़ादी के मात्र 2 महीने बाद ही पाकिस्तान द्वारा युद्ध थोप दिया गया। कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर रखा है। अपने अधिकार का कुछ क्षेत्र उसने चीन को दे रखा है, ताकि युद्ध के समय चीन पाकिस्तान का साथ दे। सीमा पर घुसपैठ सदा होती रहती है, हर समय सीमा पर गोलीबारी भी होती रहती है। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ के लिए आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है। वर्तमान पाकिस्तान आतंकवादी पोषक राष्ट्र के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। 1971 के युद्ध में पराजय के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद को प्रोत्साहन के अतिरिक्त न्यून तीव्रता संघर्ष को भी प्रोत्साहित करना शुरू किया है। इसके साथ ही भारत विरोधी संगठनों को समर्थन, सहयोग एवं प्रेरित करना भी प्रारंभ कर दिया है। कश्मीर को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के तरीके अपना रहा है। प्रारंभ में अमेरिका जैसी महाशक्तियों के लिए पाकिस्तान एक मोहरा बना। वर्तमान स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बुराई करना पाकिस्तान अपना फर्ज समझता है।
कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान के रोम रोम में भारत विरोध की भावना व्याप्त है। भारत के प्रेम की भाषा को पाकिस्तान समझना ही नहीं चाहता। वर्तमान पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के कारण भारत के लिए सोचने का विषय है। भाई इस समय वर्तमान समय में पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है। वहाँ के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान थे, जिनके ऊपर बाद में काफ़ी विवाद हुआ था, जो बाद में जेल भी गए थे, कहाँ से उन्होंने परमाणु तकनीकी वगैरह चुराई थी, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर लगाई गई थी। ठीक है। और चीन जैसा हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान का सहयोगी है। भारत एक साथ दो मोर्चे पर युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। पता लगा पाकिस्तान इधर से आक्रमण कर दिया, उधर से चाइना आक्रमण कर दिया, तो ऐसी स्थिति में सोच समझकर समस्या को हल करने की ज़रूरत है और ऐसा कभी ना आए कि दोनों एक साथ भारत पर आक्रमण कर सके। ठीक है मित्रों, यहाँ पर देखेंगे कि पाकिस्तान को सपोर्ट शुरुआत में अमेरिका करता रहा, जबकि उस समय भारत को सपोर्ट हमेशा सोवियत संघ अर्थात रूस का मिलता रहा है। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं पर जो पहला राष्ट्र है, जो से हमारा काफ़ी विवाद है, वो भारत का ही एक अंग है, भारत का ही एक पुत्र है, कह सकते हैं हम इसको, वो है पाकिस्तान। ठीक है। तो दूसरा राष्ट्र जो है वो है चाइना। चाइना से हम लोगों का 1962 का युद्ध हो चुका है, जो कि खास करके धोखे से चाइना ने केवल अपने प्रभाव भारत के विश्व जगत में बढ़ते हुए प्रभाव में उसकी छवि को धूमिल करने के लिए चाइना ने ये युद्ध जो है भारत के ऊपर थोपा था। ठीक है। आधुनिक चीन माओवादी शासन एवं आधुनिक चीन के जन्मदाता माओ त्से-तुंग को माना जाता है। यहाँ तक कि माओ त्से-तुंग को भी जो है आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का संस्थापक भी माना जाता है, जनक माना जाता है, वही संस्थापक ही है। इन्होंने 1949 में आधुनिक चीन की स्थापना की। इन वर्तमान समय का जो चाइना है वो किसकी देन है? माओ त्से-तुंग की। बाकी उसके पहले 1949 के पहले वो च्यांग काई शेक, कोमिंतांग सरकार, ये दूसरी सरकार चल रही थी। लेकिन 1949 में जो आधुनिक चीन है इसकी स्थापना माओ त्से-तुंग ने किया। ठीक है। अब प्रारंभ से ही अपने सभी पड़ोसियों के साथ पाल बैठा है ये सीमा विवाद, यानी चाइना के जो पड़ोस में जो जिनसे इसकी साथ सीमाएं लगती हैं, लगभग 14-15 कंट्री हैं, ऐसे सबके साथ ये सीमा विवाद पाले रखा है। बिल्कुल उसी तरह समझ सकते हैं जैसे हम लोगों के खेत के बीच में कोई एक मेड़ काटने वाला मिल जाए, चारों तरफ मेड़ सबका काट काट के अपनी तरफ बढ़ाए रहे अपने खेत को, उसी तरह इसको आप चाइना को समझ सकते हैं। फली सबके साथ चारों तरफ अपने जो भी पड़ोसी रहे हैं सबके साथ विवाद पाल के रखा है। और भारत के साथ जो सीमा विवाद की जड़ है वो भारत चीन की सीमा रेखा है, जिसे हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1912 और 14 के बीच में एक शिमला समझौता हुआ था। उसी में इस रेखा का निर्धारण हुआ था। इस समझौते में चीन के और क्या बोलते हैं तिब्बत के और ब्रिटिश भारत के सरकारों ने भाग लिया था। ठीक है। इस समझौते के प्रारूप पर चीनी प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है। और जिस समझौते पर सभी पक्ष हस्ताक्षर ना करें वो समझौता एक प्रकार से असफल माना जाता है। ठीक है। इसीलिए इस सीमा रेखा के प्रारूप पर जब चीनी प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर नहीं किया था, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई। और 1954 में भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया। हिंदी चीनी हमारे नेहरू जी को लगा कि हम चाइना के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य था, शायद उनका सोचना ही गलत था कि एक प्रकार से चीन के मन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चाल जरूर चल रही थी। और उसी बीच में भाई भाई का नारा लगाते हुए उसने जो है तिब्बत पे कब्जा कर लिया और 1962 का युद्ध थोप दिया। ठीक है। 1962 में चीन द्वारा अचानक भारत पर आक्रमण करके भारत के साथ विश्वासघात किया गया। हालांकि देखा जाए तो चीन की शक्ति हमसे कई गुना ज़्यादा जरूर है, लेकिन चीन के जवानों में आज भी उतनी ताकत नहीं है कि वो भारतीय जवानों से मुकाबला कर सकें। आप देखे होंगे इधर डोकलाम विवाद और ये जो थोड़े थोड़े छिटपुट विवाद हैं, वहाँ पर चाइनीज सैनिकों की क्या स्थिति थी। हमारे जवान उनके एक भारतीय जवान 3-3, 4-4 चीनियों पर भारी पड़ रहा था। ठीक है। बिल्कुल उसी तरह समझ लीजिए जैसे आप एक किसी छोटे से जानवर को पकड़कर आप उसके गर्दन को मिरोड़ सकते हैं, उसी तरह जो है चाइना के सैनिकों की स्थिति है। लेकिन इसमें मित्रों हम क्या बताएं,
चाइना के सैनिकों को भी बहुत दोष नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो सत्ता है वहाँ के ऊपर वालों की चलती है। ठीक है। 1964 में चीन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया और संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य भी बन गया। 1974 में भारत ने जब देखा कि चीन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है और भारत के साथ 1962 का युद्ध भी हो चुका है, खास करके सीमा विवाद भी दोनों के बीच में चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में 1974 में हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भारत को बना दिया। यानी 1974 में भारत ने अपना प्रथम परमाणु विस्फोट करके परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। अब देखिए चीनी विदेश नीति क्या है। चीन पर कभी भी किसी भी दल का शासन रहा हो, उसकी विदेश नीति हमेशा यही रही है कि साम्राज्यवादी एवं क्षेत्र की विस्तारवादी नीति, पड़ोसी राष्ट्रों को परेशान करने की नहीं, यानी साम्राज्य का विस्तार करते रहिए और पड़ोसियों के राज्य में, पड़ोसी देशों में ऐसी कार्यवाही करिए कि अपने में ही वो परेशान रहें। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता हेतु ऑफर सबसे पहले भारत को मिला था कि भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का अमेरिका जैसे राष्ट्रों का विचार था, लेकिन भारत ने उस समय यह ऑफर इस आधार पर ठुकरा दिया था कि चीन जो है हमारा बड़े भाई जैसा है, बड़ा राष्ट्र है, इसलिए ये अस्थायी सदस्यता चीन को मिलना चाहिए। यानी भारत ने एक प्रकार से चीन को सपोर्ट किया था, लेकिन चीन से बदले में भारत को विश्वासघात ही मिला था। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पर भारत की विशाल हृदयता एवं उदारता का परिचय तो कहा जाएगा कि भारत ने विशाल हृदयता और उदारता का परिचय दिया था, लेकिन एक प्रकार से भारत की भूल मानी जाएगी आज के इस यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के तहत। ठीक है, भारत का विचार था कि शायद चीन उसके आह्वानों एवं विशाल हृदयता का सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा, लेकिन चीन द्वारा भारत को बदले में क्या दिया गया आप देख सकते हैं। एक प्रकार से विश्वासघात, सीधे सीधे विरोध दिया गया। भारत के साथ विश्वासघात करते हुए 1962 का युद्ध थोप दिया उसने भारत पर। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा भारत का विरोध करता रहा। पाकिस्तान, भारत के दुश्मन पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया। भारत को सदा धमकी देता रहता है कि 1962 में हम तुमको पराजित कर चुके हैं। भारत विरोधी कार्यवाहियों में सहयोग हमेशा देता रहता है। भारत पाकिस्तान युद्धों में पाकिस्तान की हर संभव मदद भी करता रहा है। भारत के अलगाववादियों, उग्रवादियों, नक्सलियों को समर्थन देता है। हथियारों की आपूर्ति एवं प्रशिक्षण आदि जो है इन नक्सलियों को, भारत के अंदर जो उग्रवादी नक्सली जो चल रहे हैं, इन सबको हथियारों की सेवा जो है चाइना ही मुहैया कराता रहता है। और चाइना से समर्थित जो भारत में कम्युनिस्ट दल चल रहा है, एक प्रकार से ये चीन की ही विचारधारा पर आधारित है। साम्यवादी दल जिसे कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो एक प्रकार से वामपंथी कहते हैं, ये फिर एक प्रकार से चीन की ही विचारधाराओं पर आधारित है। और वर्तमान समय में चीन ने अलग ही युद्ध थोप रखा है। केवल भारत के साथ ही नहीं, ये अपने सभी पड़ोसियों से विवाद पाले बैठा है। ये सत्य है कि विस्तारवादी राष्ट्र बगैर विवाद के रह ही नहीं सकता। भाई अगर आप विस्तार करना चाहेंगे चारों तरफ, तो चारों तरफ जिन राष्ट्रों से तरफ आप बढ़ेंगे उससे विवाद होगा ही। तो इसलिए विस्तारवादी राष्ट्र कभी शांति से रह ही नहीं सकता, वो सबसे विवाद पाले रहेगा, सबके साथ उसका कुछ न कुछ तनाव जरूर रहेगा। और वर्तमान चीन संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत के साथ भी साइबर युद्ध छेड़ रखा है। और चीन को जो है आज के समय में जो साइबर युद्ध का देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में साइबर युद्ध में सबसे ज़्यादा मजबूत है तो वो है चाइना है। चीन की साइबर सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है। इतना ही नहीं, साइबर युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो कि शांतिकाल में भी चलता रहता है, जिसमें खास करके आजकल सारे इंटरनेट व्यवस्था है, एक प्रकार से कंप्यूटर द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध होता है। चीन ने लगभग कंप्यूटर के ऊपर सर्च करके पासवर्डों को तोड़कर लगभग विश्व के सभी राष्ट्रों के शक्तियों का आकलन भी कर चुका है। तो ठीक है मित्रों, आज का जो ये चाइना है एक प्रकार से भारत के लिए खतरा है परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद, लेकिन भारत भी अब इतना कमज़ोर नहीं है, 1962 का भारत नहीं है जो कि चाइना के इस जवाब को मुंहतोड़, इस कार्यवाही का मुंहतोड़ उत्तर ना दे सके। हाँ, ये बात ठीक है कि युद्ध से बचना चाहिए, युद्ध में किसी का भला नहीं हुआ। हालांकि चाइना भी जो है कभी खुलकर भारत के साथ युद्ध तो अब नहीं करेगा, लेकिन बंदर घुड़की जिसे हम लोग कहते हैं ना, बदर घुड़की बराबर दे रहा है, किसी न किसी प्रकार ये भारत को दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे मोदी जी भी चीन की इन धमकियों, इन दबावों के सामने झुकने वालों में से नहीं है।
वैसे भी चीन जो है एक प्रकार से ये अपने विकास के लिए, अपने व्यापार के लिए की व्यापारिक नीतियों को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए यूँ माना जा सकता है कि बनिया कभी जो है अस्थायी दुश्मनी किसी से नहीं पाल सकता। हाँ, कहीं कहीं दबाव, कहीं कहीं जो है ज़रूरत पड़ने पर बंदर घुड़की दे सकता है, यही चाइना भी कर रहा है। तो ठीक है मित्रों, ये वीडियो लंबा ना हो, बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। बाकी नहीं भी करेंगे तब भी हम आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, और यही बात हमारे जो कर रहे हैं इसको हम करते रहेंगे, चाहे आप लाइक कीजिए ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, कोई फर्क हम पे पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि धरती छोड़ने के पहले जो हमने सोचा है, चाहते हैं, वो काम हम जरूर कर दें। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।